डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। ठंडे फर्श पर बेजान पड़ी हुई लड़की की पलकें इस वक्त कांपने लगी। इस वक्त उसके शरीर में कोई भी ताकत उसे महसूस नहीं हो रही थी। इस वक्त उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह उस पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। आज उसकी जो भी हालत थी उस सब का जिम्मेदार उसका कोई दुश्मन नहीं था बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक के विश्वासघात का परिणाम था। उसकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक अपरिवर्तनीय मोड़ उसके 12 साल की उम्र में आया। 12 साल की जैस्मिन को उसके जुआरी पिता ने कुछ पैसों के लिए बेच दिया था। उसके बाद उसे इस घोस्ट आइलैंड पर लाया गया था। घोस्ट आइलैंड एक हत्यारों का सबसे बड़ा संगठन था और वहीं से उसकी नर्क की जिंदगी शुरू हो गई थी। घोस्ट आइलैंड पर उन्हें नारकीय प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर किया गया था। जैस्मिन को हत्यारे संगठन में कई मौत की गलियारों से गुजारना पड़ा था। उस संगठन में वह अकेली नहीं थी। उसी की तरह बहुत सारे कम उम्र के बच्चों को एक हत्यारा बनने के लिए वहां पर लाया गया था। वहां पर कोई अपना या कोई पराया नहीं था। एक दूसरे को मारकर ही वहां पर हर कोई खुद को जिंदा रख सकता था। लेकिन इन हालातों के बावजूद इस सफर में जैस्मिन को कई अच्छे दोस्त भी मिले थे जिन्हें वह अपने जान से ज्यादा प्यार करती थी, जिनमें कियारा, रेनी, जस्टिन, ओमी और तान्या शामिल थे। 22 साल की उम्र में जैस्मिन और उसके दोस्तों ने मिलकर घोस्ट आइलैंड के हत्यारे संगठन का सफाया कर दिया। तब से जैस्मिन और उसके 5 दोस्तों ने अपनी जिंदगी में आज़ादी हासिल कर ली थी। जैस्मिन को लगा कि उसकी आगे की जिंदगी खुशियों से भरी होगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी आज़ादी को बहुत वक्त नहीं हुआ था। इस वक्त 22 साल की जैस्मिन, जिसके हाथ पैर बिल्कुल बेजान महसूस हो रहे थे, वह चुपचाप ठंडे फर्श पर पड़ी थी। उसके शरीर में एक उंगली हिलाने की ताकत भी नहीं थी, लेकिन उसकी एक जोड़ी ठंडी आंखों में हत्या का इरादा साफ साफ देखा जा सकता था। वह इस वक्त अपने सामने खड़ी लड़की को नफरत से देख रही थी। हाँ, जैस्मिन, देखो तुम इस वक्त कैसी नजर आ रही हो। दुनिया की नंबर 1 हत्यारे के नाम से जाने जाने वाली ब्लडी रोज उर्फ जैस्मिन को इतना कमजोर और बेबस देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। लोग अगर तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उनके मन से तुम्हारे इनाम का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, मैं दुनिया के सामने तुम्हारी मौत का जिक्र नहीं कर सकती, वरना मैं आगे जाकर तुम्हारी जगह कैसे ले पाऊंगी। वैसे भी लोगों ने अब तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, इसलिए अगर मैं तुम्हारे नाम का इस्तेमाल भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कियारा को इस वक्त जैस्मिन की हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। कियारा की खुशी से चमकती हुई आंखें देखकर पहली बार जैस्मिन को पता चला कि उसके सामने खड़ी लड़की, जिसे वह अपना दोस्त समझती थी, उसके दिल में उसके लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। उसने कियारा का ये पहली बार देखा था। कियारा को इस वक्त जैस्मिन क्या सोच रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह इस वक्त अपने सामने ठंडे फर्श पर बेबस बड़ी जैस्मिन का मजाक उड़ाने की मूड में थी। उसने जैस्मिन पर तंज कसते हुए पूछा, घोस्ट आइलैंड की सबसे सक्षम हत्यारे के रूप में इस वक्त बेबस होकर ठंडे फर्श पर पड़े रहने का अनुभव कैसा लग रहा है मेरी प्यारी दोस्त जैस्मिन। उसकी हंसी और उसकी बातें सुनकर जैस्मिन, जो बेजान फर्श पर पड़ी थी, इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ घृणा ही दिखाई दे रही थी। वह इस वक्त कियारा को जान से मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को मारने की ताकत नहीं थी। जैस्मिन ने अपने अंदर जलते हुए गुस्से के साथ अपने सामने खड़ी लड़की से पूछा, क्यों? आखिर तुम्हें ये सब क्यों करना पड़ा? जैस्मिन का सवाल सुनकर हंसती हुई कियारा अचानक शांत हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह अपने दांत पीसते से एक बार फिर जैस्मिन के पास पहुंची। उसने अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल से जैस्मिन के हाथों पर कदम रख दिया और गुस्से से पुकारते हुए बोली, क्यों? क्योंकि मैं घोस्ट आइलैंड की उत्तराधिकारी थी। मैं घोस्ट आइलैंड के मालिक की बेटी होने के नाते पूरे घोस्ट आइलैंड को अपने उत्तराधिकार में लेना चाहती थी। जब से तुमने घोस्ट आइलैंड के मालिक की हत्या करने का प्लान बनाया तब से मैं खुशी से झूम उठी थी। मुझे लगा कि तुम मेरे पिता को मारकर मेरा काम आसान कर दोगी और फिर घोस्ट आइलैंड मेरा हो जाएगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने पूरे घोस्ट आइलैंड को ही नष्ट कर दिया। तुमने मुझे या हम में से किसी को भी घोस्ट आइलैंड को नष्ट करने की बात नहीं की थी। तुमने सिर्फ कहा था कि तुम घोस्ट आइलैंड के मालिक को मारकर यहाँ से आज़ाद होना चाहती हो। फिर तुमने पूरे घोस्ट आइलैंड को क्यों नष्ट कर दिया? जैस्मिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की?
जैस्मिन, जो कि इस वक्त ठंडे फर्श पर पड़ी हुई थी, इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गई। इतने सालों तक वह कियारा के साथ घोस्ट आइलैंड पर रह रही थी, लेकिन उसे कभी भी इस सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था कि कियारा घोस्ट आइलैंड के मालिक की बेटी थी। कियारा ने भी जैस्मिन के हैरानी भरी चेहरे को देखते हुए आगे कहा, क्यों, क्या तुम इस वक्त बहुत हैरान हो? जब तुमने पूरे घोस्ट आइलैंड को नष्ट कर दिया था तब मैं भी इसी तरह हैरान थी। मुझे उसी वक्त तुम्हें जान से मारने की बहुत इच्छा हुई थी, लेकिन मुझे इत्तेफाक से पता चला कि तुमने इन वर्षों में बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा की थी, इसलिए मैं उन्हें बिना लिए तुम्हें कैसे मार सकती थी। हम सब अच्छे दोस्त थे, है ना? फिर तुमने अपनी सारी कमाई, अपनी सारी छिपी हुई संपत्तियां, तुमने सब कुछ रेनी के नाम पर क्यों कर दिया? बोलो। देखो, तुम्हारी इकलौती वारिस होने की वजह से तुम्हारी अच्छी बहन रेनी को मुझे मेरे इन हाथों से मारना पड़ा। इस सच्चाई को सुनने के बाद जैस्मिन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। अभी 2 दिन पहले ही उसने रेनी को अपने इन्हीं हाथों से दफनाया था। वह रेनी के कातिल को हर कीमत पर ढूंढकर मारना चाहती थी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रेनी को मारने वाली उसकी अपनी अच्छी दोस्त कियारा होगी। उसने कभी भी अपने आसपास के लोगों पर शक नहीं किया था। आखिर वह अपने दोस्तों पर शक भी कैसे कर सकती थी? उसके दोस्त जिंदगी और मौत के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। वह अपने दोस्ती की हमेशा परवाह करने वाली थी। उसके जीवन में उसका कोई परिवार नहीं था, उसके दोस्त ही उसके लिए उसके परिवार थे। कियारा ने जैस्मिन की हैरान भरी अभिव्यक्ति देखी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कियारा जैस्मिन से 2 साल बड़ी थी, लेकिन पूरे घोस्ट आइलैंड से लेकर पूरी दुनिया में ब्लडी रोज के नाम का बोलबाला था। जैस्मिन उससे 2 साल छोटी थी, लेकिन उसी कारनामे बहुत बड़े थे। ब्लडी रोज उसे लोग यूं ही नहीं कहते थे। वह चुलबुली जादूगरनी की तरह थी जो पलक झपकते ही किसी को मुस्कुराते हुए मार सकती थी। हर कोई उसके नाम से ही डर जाता था। वह हंसते खेलते कब किसी की जान ले लेगी किसी को पता नहीं चलता था। उसने घोस्ट आइलैंड पर आखिरी के वर्षों में आए रेनी को अपनी छोटी बहन के रूप में पाला था। रेनी उनमें से सबसे छोटी थी। उसकी उम्र तकरीबन 13 साल की थी। जैस्मिन हमेशा उसमें खुद को ही देखा करती थी। जैस्मिन को भी 12 साल की उम्र में घोस्ट आइलैंड पर बेच दिया गया था। जब उसका बचपन शुरू हुआ तब वह बंदूक और गोलियों के बीच में खुद की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही थी। जब रेनी को घोस्ट आइलैंड पर लाया गया तब वह अभी भी एक मासूम लड़की थी। जैस्मिन कभी भी नहीं चाहती थी कि वह अपनी मासूमियत को भूलकर उस खूनी दुनिया को देखे। तब से जैस्मिन ने कई संपत्तियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उसे रेनी के लिए अच्छे से अच्छी चीजें इकट्ठा करने की आदत हो गई थी। उसके लिए दुनिया के बेशकीमती चीजें इकट्ठा करने का जैस्मिन का शौक बन गया था। भले ही जैस्मिन 22 साल की थी, लेकिन उसकी संपत्ति और उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। कियारा हमेशा जैस्मिन से ईर्ष्या करती थी। वह उसके नंबर 1 होने से ईर्ष्या करती थी। वो उसकी ताकत से ईर्ष्या करती थी। वो उसके धन दौलत और लोगों के दिल में ब्लडी रोज के नाम के डर होने से ईर्ष्या करती थी। कियारा इस वक्त अपनी आंखों में झलकती ईर्ष्या को बिल्कुल छुपाना नहीं चाहती थी। अपनी ईर्ष्यालु और घृणा की निगाहों से देखते हुए उसने आगे कहा, जैस्मिन, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मैंने अपने प्यार जस्टिन को तुम्हारे हवाले कर दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, तुमने जस्टिन से सगाई कर ली, लेकिन अपनी सारी जमा पूंजी छोटी लड़की रेनी को दे दिया। तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने तक मैंने तुम्हारी सगाई तक का इंतजार किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे आखिर क्या समझती हो? मैंने घोस्ट आइलैंड पर रहते हुए ही इतनी सारी योजनाएं बनाई थी। मैंने अपने प्यार जस्टिन को हमेशा तुम्हारे तरफ रखा, तुम्हें उससे प्यार करने दिया। मुझे लगा कि तुम उससे इतना प्यार करती हो कि अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम जस्टिन के नाम कर दोगी, लेकिन आखिर में तुमने क्या किया? तुम्हें पता है जस्टिन और मैं कितने निराश थे जब हमें पता चला कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी रेनी के नाम कर चुकी हो। जैस्मिन इस वक्त अपनी खाली आंखों से कियारा को घूर रही थी। जस्टिन का नाम सुनकर उसे आज दूसरा धक्का लगा था। वह बस इस आने वाली जानकारी को अच्छे से पचा नहीं पा रही थी। वह क्या कोई भी लड़की अपने साथ हुए विश्वासघात को सह नहीं पाएगी? जब जैस्मिन को घोस्ट आइलैंड पर लाया गया था, उस वक्त वह 12 साल की थी। जस्टिन उसके पहले ही वहां पर मौजूद था। जस्टिन ने उसकी बहुत देखभाल की थी। जैसे जैसे वह लोग बड़े होते गए, धीरे धीरे जस्टिन के अलावा उसके और दोस्त बनते गए, लेकिन जस्टिन उसका सबसे पहला दोस्त था। उसके बाद कियारा से उसकी दोस्ती हुई। जैस्मिन और जस्टिन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो अपनी जान से ज्यादा जस्टिन से प्यार करती थी और जस्टिन भी उससे प्यार करता था।
अब तक उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जस्टिन कियारा की वजह से उसके आसपास था। वह बस इस बात को मानने के लिए अब भी तैयार नहीं थी। जैस्मिन को इस तरह खाली घूरते हुए देख एक बार फिर कियारा हंसी में फूट पड़ी। हा 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 हा, जैस्मिन तुम्हारी यह शक्ल देखकर सचमुच मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। वैसे चलो मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देती हूँ। इतना कहकर कियारा उस कमरे के दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खींचकर खोल दिया। एपिसोड 2। हा 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 हा, जैस्मिन तुम्हारी यह शक्ल देखकर सचमुच मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी। वैसे चलो मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देती हूँ। इतना कहकर कियारा उस कमरे के दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खींचकर खोल दिया। दरवाजे की उस पार जस्टिन अपने पॉकेट की जेब में दोनों हाथ डाले आराम से खड़ा था। जैसे ही दरवाजा खुला उसने अपने चेहरे पर सबसे खूबसूरत मुस्कान लिए कियारा को देखा। वह चलकर कियारा के पास पहुंचा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने फर्श पर पड़ी जैस्मिन की ओर एक नज़र भी नहीं डाली, मानो उसके लिए फर्श पर पड़ी जैस्मिन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। फर्श पर पड़ी जैस्मिन बस उन दोनों को एक दूसरे को गले लगाते हुए देख रही थी। बेबी, क्या तुमने सब कुछ निपटा लिया? कियारा ने जस्टिन के सीने पर प्यार से अपनी उंगलियां घुमाते हुए पूछा। डार्लिंग, मैंने ओमी और तान्या को ठिकाने लगा दिया है। अब हमें परेशान करने वाला कोई नहीं बचा है। आपसे तुम और मैं साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करेंगे। जस्टिन ने प्यार से कियारा के गालों को सहलाते हुए कहा। जैस्मिन ने जैसे ही ओमी और तान्या का नाम सुना तो उसने जो अपने दिल में थोड़ी सी बची खुची आशा रखी थी वह भी खत्म हो चुकी थी। उसके यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका प्यार दोनों ने मिलकर उसके दिल को कई टुकड़ों में काट दिया था। वह इस पल खुद को निराशा के गहरी खाई में डूबता हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी कियारा और जस्टिन के लिए नफरत और हत्या की मंशा उसकी कम नहीं हुई। कियारा और जस्टिन भी उससे निकलने वाली हत्या की मंशा को साफ साफ महसूस कर रहे थे। वह दोनों उससे निकलने वाली हत्या की मंशा से कुछ दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर उसे इस तरह देखकर कियारा ने हंसते हुए कहा, ओहो मेरी प्यारी सिस्टर जैस्मिन, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे सबसे अच्छे परिवार को खत्म कर दिया है। देखो अब रेनी के जाने के बाद ओमी और तान्या भी उसके पास चले गए। वह लोग तुम्हें बहुत याद करते होंगे है ना? चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम भी उनके पास चली जाओगी, तब तुम्हारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। इतना कहकर कियारा जस्टिन के बाहों से हटकर जैस्मिन के पास पहुंची और नीचे फर्श पर झुकते हुए उसने जैस्मिन की गुस्से से लाल हो चुकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं ओमी और तान्या को जिंदा रखना चाहती थी। मैं उन दोनों को अपने लिए काम करवाना चाहती थी, लेकिन ओमी ने चुपके से मेरी और जस्टिन की बातें सुन ली और वह तान्या के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता था। पहले तो मैंने उन दोनों को कुछ लालच दिया ताकि वह हमारी साइड हो सके, लेकिन उन दो बेवकूफ़ों ने ओमी और तान्या ने हमारी बात बिल्कुल नहीं मानी और देखो तुम्हारे वफादारी के लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। वैसे तुम चिंता मत करो, जब हम समंदर की बीचों बीच होंगे तब हम तुम्हारे हाथ और पैर काटकर तुम्हें सबसे बड़ी शार्क के हवाले कर देंगे। वह क्या है ना, तुम्हें आसान मौत देने में मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा। जैसे ही कियारा ने कहा कि वह लोग जल्द ही समंदर के बीच में पहुंचेंगे तब उसे एहसास हुआ कि वह इस वक्त एक शिप में है। कियारा ने उसके गुस्सैल चेहरे को देखते हुए कहा, जैस्मिन वैसे तुमने इस शिप को अब तक पहचाना कि नहीं पहचाना? कियारा ने अपने होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान लिए हुए कहा, जैस्मिन तुम्हें याद होगा ये शिप तुमने बहुत सारा पैसा खर्च करके बनाया था। वैसे मैंने अब तक इसे ठीक से देखा नहीं है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, बहुत जल्द यह मेरा ही होने वाला है। और इस शिप के बेसमेंट में जो तुम्हारी लैब है वह बहुत ही दिलचस्प है। अभी ओमी और तान्या को हमने उसी लैब में पाया था। वह दोनों अपने अपने तरीकों में बहुत ही ब्रिलियंट इंसान थे, लेकिन अफसोस उन्होंने हमारा साथ देने से मना कर दिया। जैस्मिन ने जैसे ही कियारा की बात सुनी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस तरह हताश निराश देखकर कियारा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। डार्लिंग, चलो उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वैसे भी हमने उसे जो जहर दिया है उससे वह अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिला पाएगी, इसीलिए उसे अब देखने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी हैरानी की बात है, उसके ही हालिया बनाए हुए जहर से हमने उसे जहर दे दिया। अब तक उसने अपने ही जहर का मारक नहीं बनाया है। पहले तो मुझे लगा कि हमें अपनी इस प्यारी दोस्त पर काबू पाना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा आइडिया काम कर गया। डार्लिंग, देखो मैं कितना थक गया हूँ। मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है, चलो मुझे कुछ खाने दो। जस्टिन ने कियारा को खींचकर उस कमरे से बाहर निकालते हुए चुलबुलेपन से कहा।
और वैसे ही वह दोनों उस कमरे से बाहर चले गए। फर्श पर पड़ी जैस्मिन कुछ पल अपनी आंखें बंद किए हुए उसी तरह लेटी रही। उसके मन में अभी भी केवल उन दो विश्वासघातियों को नर्क के दर्शन करवाने के अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं थी। इस पल धीरे धीरे उसके शरीर में फैले जहर से उसके हाथ पैर धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे। इस पल उसका दिल निराशा की गहरी खाई में डूबता हुआ महसूस कर रहा था। एक पल में ही उसके सामने उसकी पूरी दुनिया ढह गई थी। इतने सालों से साथ रहने के बावजूद उसने कियारा और जस्टिन के काले दिल को न देख पाने की जो निराशा महसूस की थी उसे शायद ही कोई समझ पाए। उसकी जिंदगी कई बार मौत के किनारे पर जाकर बची थी, लेकिन उसने कभी भी खुद को इतना बेबस और निराश महसूस नहीं किया था जितना वह इस पल खुद को निराश महसूस कर रही थी। इस निराशा में उसके आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बह गई। वह कभी भी किसी भी हालत में नहीं रोई थी। उसने आंसुओं को कमजोरी की निशानी माना था और वह कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझती थी। जब वह निराशा में अपने आंखों से आंसू बहा रही थी तभी अचानक से उसे अपने गर्दन पर हल्की सी ठंडक महसूस हुई। इस पल उसे उसके गले में लटके हुए जेड पेंडेंट की याद आ गई। उसने इस जेड पेंडेंट में इस शिप को ब्लास्ट करने का एक ट्रिगर पॉइंट रखा था। उसके इस शिप में आधुनिक रोबोट, अलग अलग तरह के बंदूकें, मशीन गन और हर तरह के हत्या के मशीनों से लैस एक बहुत बड़ा लैब बनाया था। ओमी और तान्या को इस लैब में वक्त बिताना बहुत पसंद था, इसलिए अक्सर वो उन दोनों के लिए तरह तरह के मशीनरी यहाँ लाया करती थी। इस लैब में बहुत सारे कीमती सामान थे। वह इन चीज़ों को किसी गलत हाथों में नहीं लगने देना चाहती थी, इसीलिए सेफ्टी के तौर पर उसने अपने जेड पेंडेंट में इस शिप को कंट्रोल करने की चाबी रखी थी। भविष्य में किसी दुश्मन के हाथ में ये शिप न लग जाए, इसीलिए उसने यह एक बैकअप प्लान बनाकर रखा हुआ था। इसके बारे में उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। यह एक ऐसा राज था जो सिर्फ उसे ही पता था। एपिसोड 3। जैसे ही जैस्मिन को अपने गले में लटके हुए जेड पेंडेंट की याद आई तो वह आत्महीन होकर हंस पड़ी। बचपन से जवानी तक अजीब परिस्थितियों से लड़ते लड़ते उसका दिल पहले से ही ठंडा हो चुका था, लेकिन उसके दोस्तों की वजह से फिर से उसका दिल गर्माहट महसूस करने लगा था। लेकिन उस गर्माहट को उसके ही अपने करीबी दोस्त ने फिर से बर्फ में बदल दिया। परिस्थितियों ने उसे दुनिया में सबसे मजबूत बनाया था। उसने कभी भी किसी के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाया था। वो हमेशा से अभिमानी रही थी। उसने हमेशा से अपने ताकत पर भरोसा किया था, लेकिन इस वक्त वह बेजान होकर ठंडे फर्श पर पड़ी हुई थी। उसने अपने ठंडे पड़ते हुए शरीर को देखा और अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैरों में जरा भी ताकत नहीं थी। उसने अपने गर्दन को इधर उधर हिलाने की कोशिश की। उसके पूरे शरीर को लकवा मार चुका था, लेकिन अभी भी वह अपनी गर्दन को हिला पा रही थी। उसने अपनी गर्दन को बड़ी मुश्किल से हिलाते हुए जेड पेंडेंट को किनारे करने की कोशिश की। अपना सिर हिलाते हुए उसने बड़ी मुश्किल से पेंडेंट को अपने दांतों के बीच में पकड़ रखा था। उसने जेड पेंडेंट को अपने दांतों के बीच दबाए हुए गहरी सांसें ली। वह इस वक्त इस पूरे शिप को ब्लास्ट करना चाहती थी। वह किसी भी हालत में उन दो विश्वासघातियों को यहाँ पर चैन से जीने नहीं देना चाहती थी। अगर उसे आज मरना भी पड़ा तो वह उन दो धोखेबाजों को मारकर मरना चाहती थी। एक पल के लिए उसने कमरे के बंद दरवाजे की ओर देखा। कियारा और जस्टिन को गए हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था, और इस 1 घंटे में लगभग उसका शरीर सुन्न होता जा रहा था। वो अब और देर नहीं कर सकती थी। उसके शरीर में ताकत अब न के बराबर ही थी। इस वक्त वह इतनी कमजोर थी कि अपने हाथों से वह एक चींटी को भी मार नहीं सकती थी। उसके ठंडे होते शरीर को महसूस करते हुए उसने अब और हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जैसे ही उसने जेड पेंडेंट को अपने दांतों के बीच पकड़कर दबाने की कोशिश की, वैसे ही कमरे का दरवाजा खुल गया। कियारा और जस्टिन दोनों अपने हाथ में हाथ डाले हुए कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही कियारा की नज़र जैस्मिन पर पड़ी तो उसने जैस्मिन को अपने दांतों के बीच में अपने पेंडेंट को पकड़े हुए देखा। कियारा और जैस्मिन दोनों की नज़रें मिली। उन दोनों ने इससे पहले भी जैस्मिन के गले में वो जेड पेंडेंट देखा था, लेकिन उन्हें उसमें कुछ खास नज़र नहीं आया। अभी जब उन्होंने जैस्मिन के दांतों के बीच में जेंडर पेंडेंट देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह कुछ सोचा समझ पाते और जल्दी से जैस्मिन से उस पेंडेंट को लेने के लिए पहुंच पाते उससे पहले ही उस पर वहां पर जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना भारी था कि पूरी जहाज देखते ही देखते टुकड़ों में टूट चुकी थी। देखते ही देखते पूरी जहाज टुकड़ों में टूट गई। जैस्मिन भी इस धमाके में घायल हो चुकी थी। जगह जगह से उसके शरीर से खून बह रहे थे। उसके घायल शरीर ने एक बार फिर उसकी चेतना को जगाया। तभी उसे टूटे हुए शिप के साथ कियारा और जस्टिन की बॉडी टूटे हुए पतंगे की तरह समंदर में डूबते हुए दिखाई दिए। वह दोनों उस धमाके में बुरी तरह घायल हो चुके थे और उन दोनों की मौत हो चुकी थी।
उन दोनों के बेजान शरीर को देखकर ही उसकी नफरत थोड़ी कम हुई थी, लेकिन जो विश्वासघात का घाव उसके दिल और आत्मा पर बना था वह अभी भी कायम था। इस वक्त जैस्मिन भी अपने शरीर से बहते गर्म खून के साथ समंदर की गहराइयों में उन दोनों को डूबता हुआ देख रही थी। इस वक्त उसकी चेतना लगभग धुंधली हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती आखिरी सांस के हर कतरे के साथ अपनी आंखें खोलकर कियारा और जस्टिन के बेजान शरीर को समंदर की गहराइयों में डूबते हुए देखने की कोशिश की। जब उसे यकीन हो गया कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है, उसी वक्त उसने अपनी आंखें शांति से बंद कर ली। जैस्मिन का शरीर समंदर की गहराइयों में तैर रहा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो उसके गले में लटका हुआ जेड पेंडेंट हल्की हरी रोशनी के साथ चमक रहा था। जैस्मिन को यह जेड पेंडेंट उसके गुरु ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए एक बार जबरदस्ती उसके गले में डाल दिया था। वह एक मिशन के दौरान एक सनकी बूढ़े आदमी से मिली थी जिसने उसे कुछ अजीब बातें पढ़ाने पर जोर दिया था, इसलिए उसने मनमाने ढंग से उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया था। इस वक्त अचानक से जैस्मिन की आंखें खुल गई। उसे इस पल में बहुत घुटन महसूस हो रही थी। पानी में दम घुटने का एहसास एक बार उसे फिर महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका सिर पकड़कर उसे पानी में जबरदस्ती दबा रहा हो। एक पल के लिए वह इन हालातों और परिस्थितियों को समझ नहीं पाए। उसे याद आया कि उसने समंदर में डूबते हुए अपनी आखिरी सांस ली थी। उसने अपने आंखों के सामने कियारा और जस्टिन को मरते हुए देखा था। तो अब सवाल ये था कि इस वक्त उसे अजीब सी घुटन क्यों महसूस कर रही थी। क्या वो पहले ही समंदर में डूबकर नहीं मर चुकी थी? अगर वह डूबकर ना भी मरी हो तो भी उसका शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था। और यही बात उसे सबसे अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे घुटन के अलावा उसकी मां के शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अगर वह मर चुकी थी तो फिर उसने अपनी आंखें कैसे खोली? क्या वह भी जिंदा है, या फिर यह मरने के बाद नर्क में उसका इस तरह स्वागत किया गया है? इतनी सारी बातें सोचते हुए वह बहुत उलझन में थी। एक बार फिर दम घुटने की भावना ने उसके दिमाग को थोड़ा सा साफ किया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सिर को पकड़कर जबरदस्ती पानी में उसे डूबो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा है या मरकर नर्क में पहुंच चुकी है, लेकिन वह किसी को भी इस तरह अपने ऊपर अत्याचार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह कभी भी किसी को भी खुद के ऊपर अत्याचार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कभी भी कोई भी उसे कोई भी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। घर उसकी भरोसेमंद दोस्त और उसके मंगेतर का धोखा नहीं होता तो शायद वह इतनी बुरी तरह से नहीं मरी होती। और इस वक्त भी वह अपने ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपने हाथ उठाए और उसके बालों को पकड़ने वाले हाथ को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे खींचकर पानी में फेंक दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा है या मरकर नर्क में पहुंच चुकी है, लेकिन वह किसी को भी इस तरह अपने ऊपर अत्याचार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह कभी भी किसी को भी खुद के ऊपर अत्याचार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कभी भी कोई भी उसे कोई भी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। अगर उसकी भरोसेमंद दोस्त और उसके मंगेतर का धोखा नहीं होता तो शायद वह इतनी बुरी तरह से नहीं मरी होती। वह ऐसे ही नहीं दुनिया के नंबर 1 किलर बन चुकी थी। ऐसा कोई नहीं था जो आसानी से उसकी जान ले ले, अगर उसकी जान लेने वाला कोई उसके आसपास का उसका अपना कोई भरोसेमंद इंसान ना हो जिसके आगे उसने अपने गार्ड को नीचे कर दिया हो। और इस वक्त भी वह अपने ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपने हाथ उठाए और उसके बालों को पकड़ने वाले हाथ को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे खींचकर पानी में फेंक दिया। एपिसोड 4। और इस वक्त भी वह अपने ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपने हाथ उठाए और उसके बालों को पकड़ने वाले हाथ को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे खींचकर पानी में फेंक दिया। पलक झपकते ही वह किनारे पर पहुंच गई, लेकिन उसके पीछे 3 लोग और थे। वो तीनों अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थे। इतनी दुबली पतली लड़की उनके एक साथी को इतनी आसानी से पानी में उठाकर फेंक सकती थी। अगर यह बात कोई उन्हें कहता तो शायद वह इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, लेकिन अभी अभी उनके सामने आज अधमरी हालत में पड़ी हुई लड़की अचानक से एक शेरनी की तरह उन पर झपट पड़ी और उनके साथी को पानी में फेंक दिया। उन्हें अपनी आंखों देखे दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने सामने का नजारा देखकर विश्वास करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके साथी को छोटी लड़की ने पानी में फेंक दिया है तो वह तीनों सतर्क होकर किनारे पर दौड़ती उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्हें अपनी आंखों देखे दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने सामने का नजारा देखकर विश्वास करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके साथी को छोटी लड़की ने पानी में फेंक दिया है तो वह तीनों सतर्क होकर किनारे पर दौड़ती उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़े।
उन्हें इस लड़की को खत्म करने के लिए पैसे मिले थे। उन्हें उसकी मौत पानी में डूबाकर प्राकृतिक तरीके से दिखाना था। उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें काम सौंपने वाले ने बताया था कि लड़की मूर्ख और कमज़ोर है, जो कि उनके एक हाथ के हमले से ही अपनी जान गंवा सकती थी। लेकिन अभी उनके सामने की लड़की ने एक ही झटके में उनके साथी को पानी में फेंक दिया। उसे देखते हुए वह किसी भी तरह से कमज़ोर और मूर्ख नज़र नहीं आ रही थी। वह सब ये सोच ही रहे थे कि जैस्मिन किनारे की ओर बढ़ी। उसे किनारे की ओर बढ़ता देख उन्हें लगा कि वह भागना चाह रही है, तो वह उसे पकड़ने के लिए सतर्क हो गए। अब तक पानी में गिरा इंसान भी संभल चुका था। उसने तुरंत पीछे से अपने तीनों साथियों को चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से पकड़ो उसे। वह किसी भी कीमत पर आज बचनी नहीं चाहिए। तीसरे महामुहिम की ओर से हमें उसे मारने के निर्देश मिले हुए हैं। अगर वह आज बच जाती है तो तीसरे महामुहिम हमें नहीं छोड़ेंगे। जैस्मिन उनकी बातों से बौखला गई। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? कौन सा तीसरा महामुहिम और कौन से निर्देश? ये लोग इस तरह से बकवास क्यों कर रहे हैं? और इन बेवकूफ़ की हिम्मत कैसे हुई यह कहने की यह लोग मुझे मार सकते हैं? लगता है खूनी गुलाब नाम को हर कोई भूल गया है। ये कुछ चंद नमूने सोचते हैं कि वह मेरी जान ले लेंगे, और ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं इनसे बचकर भाग रही हूँ। ये बेकार कचरे, इन लोगों ने कब मुझे कायस समझना शुरू कर दिया है? जैस्मिन उनकी बातों से बौखला गई। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? कौन सा तीसरा महामुहिम और कौन से निर्देश? ये लोग इस तरह से बकवास क्यों कर रहे हैं? और इन बेवकूफ़ की हिम्मत कैसे हुई यह कहने की यह लोग मुझे मार सकते हैं? लगता है खूनी गुलाब नाम को हर कोई भूल गया है। ये कुछ चंद नमूने सोचते हैं कि वह मेरी जान ले लेंगे, और ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं इनसे बचकर भाग रही हूँ। ये बेकार कचरे, इन लोगों ने कब मुझे कायस समझना शुरू कर दिया है? जैस्मिन ने उनकी यह अजीबोगरीब बातें सुनी। वह हैरान होकर अपने आसपास उन नमूनों को देखने लगी, जो उसे किसी तीसरे महामुहिम के आदेश के तहत मारने आए थे। पहले तो वह खुद को यह समझा नहीं पा रही थी कि वह है कहाँ। जैस्मिन ने उनकी यह अजीबोगरीब बातें सुनी। वह हैरान होकर अपने आसपास उन नमूनों को देखने लगी, जो उसे किसी तीसरे महामुहिम के आदेश के तहत मारने आए थे। पहले तो वह खुद को यह समझा नहीं पा रही थी कि वह है कहाँ। दूसरी बात, आंखें खोलते से ही वह अपने आप को इस अजीब सी परिस्थितियों में खुद को इन चंद नमूनों के बीच घिरे हुए पा रही थी, जो उसे पानी में डुबोकर मारना चाह रहे थे। और तीसरी सबसे जरूरी बात, उसे अपने साथ हो रही इन अजीब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले इन नमूनों से छुटकारा पाना था। दूसरी बात, आंखें खोलते से ही वह अपने आप को इस अजीब सी परिस्थितियों में खुद को इन चंद नमूनों के बीच घिरे हुए पा रही थी, जो उसे पानी में डुबोकर मारना चाह रहे थे। और तीसरी सबसे जरूरी बात, उसे अपने साथ हो रही इन अजीब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले इन नमूनों से छुटकारा पाना था। उसने बिना ज़्यादा बकवास की है अपनी ठंडी आवाज़ में उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, बेकार मूर्खों का झुंड, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मेरा समय बहुत कीमती है, इसलिए एक एक करके मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ एक साथ मुझ पर हमला करो और इसे जल्द से जल्द खत्म करो। उन तीनों ने अपने सामने खड़ी छोटी लड़की की अभिमानी बात सुनी तो वह लोग एक पल के लिए ठिठक गए। जैस्मिन ने उन्हें मूर्खों की तरह एक जगह खड़ा देखा तो उसने ही सबसे पहले हमला करने का फैसला किया। इसीलिए जैसे ही वह उस तालाब से बाहर निकली, उसकी ओर बढ़ते 3 लोगों को उसने देखा और तुरंत उन पर हमला कर दिया। वह इन बेवकूफ़ों के ऊपर बिल्कुल भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द पता करना था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और उन तीनों पर टूट पड़ी। ऐसा नहीं था कि वह अपने खाली हाथ से अपने सामने खड़े इन चंद नमूनों से निपट नहीं सकती थी, लेकिन लड़ने के बाद उसे लगा कि उसके सामने वाले इंसान बहुत कमज़ोर है, लेकिन साथ ही साथ उसे अपना शरीर में भी उतना ही कमज़ोरी महसूस हुई। लेकिन उसकी शारीरिक कमज़ोरी के साथ उसे अपने सामने इन 4 लोगों से निपटने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। फिर भी चंद मिनटों में उसने उन चारों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी हरकतें तेज़ और सटीक थी। उसकी हर चाल हत्या की चाल थी। ये चारों लोग उसकी जान लेना चाहते थे, इसलिए वो उन पर बिल्कुल भी दया नहीं करने वाली थी। उसके नंगे हाथों की सेटिंग और क्रूर हम लोग ने अपने सामने वाले उन 4 मजबूत आदमियों के महत्वपूर्ण अंगों को घायल कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने दम तोड़ दिया। उन चारों को जमीन पर बेजान देखकर उसे राहत की सांस ली, फिर अपने आसपास ध्यान से देखा। उसे यह जगह बिल्कुल जंगल की तरह नजर आ रहा था। जंगल में इस तालाब के किनारे वो कैसे पहुंचे उसे नहीं पता।
ये जगह कहाँ है और कौन सा जंगल और कौन सा देश है, उसे अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने आसपास अच्छे से सर्वेक्षण किया। उसके अलावा वहां पर उसे और किसी की मौजूदगी महसूस नहीं हुई। उन 4 लोगों से निपटने के बाद ही उसने अपने ऊपर ध्यान दिया। उसने सबसे पहले खुद के हाथ और पैरों को देखा। उसके हाथ पैर छोटे और काफी दुबले पतले थे। छोटे दुबले पतले अपने हाथ पैरों को देखकर वह एक पल के लिए अवाक रह गई। अरे, मेरे हाथ और पैर इतने छोटे क्यों हो गए? मेरा शरीर तो पूरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन मुझे अपने शरीर पर कहीं भी मुझे घाव महसूस नहीं हो रहा है और न ही घाव से कहीं दर्द हो रहा है। उस विस्फोट के बाद जब मैं घायल हो गई थी तब मेरा तो पूरा शरीर खून से भरा हुआ था, पर अभी मुझे अपने शरीर पर कोई खून नजर नहीं आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि उस वक्त मैं समंदर में डूब रही थी, लेकिन इस वक्त मैं कहाँ हूँ? क्या यह नरक है? वह हैरान होकर बुदबुदाई। वह अपने गोरे हाथों को उलट पलट कर देख रही थी। अपने आप को देखने पर उसे लगा जैसे वो एक किशोरी थी। अपने हाथ पैरों को देखकर उसे लग रहा था कि वह अपने उम्र में बहुत छोटी हो गई है, जैसे कि वह अपने 14-15 साल की उम्र में लौट आए हो। लेकिन उसने अपने हाथों को देखा और गौर किया। उसके हाथ बहुत कोमल और नाजुक थे, जबकि उसकी 14 या 15 साल की उम्र में उसके हाथों पर कॉलस थे, जो हथियार और बंदूकों को पकड़कर खुरदुरे हो चुके थे। लेकिन इस वक्त उसके हाथ बहुत कोमल और नाजुक नजर आ रहे थे। जैसे ही वह अपने हाथ पैर और अपने शरीर को देखकर हैरान थी, वह तुरंत तालाब के किनारे दौड़ी। उसने तालाब में झांककर अपना चेहरा देखने की कोशिश की। पानी में उसे एक छोटी सी दुबली पतली लड़की की छवि दिखाई दे रही थी। उसने कई बार पानी के प्रतिबिंब को देखते हुए अलग अलग तरह के मुंह बनाए ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि पानी में दिख रहा प्रतिबिंब उसका ही था, ना कि किसी और का। लेकिन उसकी हर कार्रवाई नहीं उसे यह यकीन दिलाया कि जो वह देख रही थी वह सब कुछ सच था। पानी में दिखता हुआ चेहरा उसका अपना ही प्रतिबिंब था। पानी के प्रतिबिंब में दिखता चेहरा उसके लिए पूरी तरह विदेशी था। अपने आप को इस अपरिचित चेहरे और अपरिचित जगह पर पाकर वो पागल होने वाली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जब वो इन सवालों से जूझ रही थी तभी उसने किसी छोटी लड़की के सिसकियों की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनकर उसे ऐसा लगा मानो यह उसके बहुत करीब से आ रही हो। इसीलिए वह तुरंत मुड़ी और आसपास झांक कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने परिवेश की अच्छे से जांच की, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आया। फिर भी उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ लगातार आती रही। एपिसोड 5। जब वो इन सवालों से जूझ रही थी तभी उसने किसी छोटी लड़की के सिसकियों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुबक कर रो रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर उसे ऐसा लगा मानो यह उसके बहुत करीब से आ रही हो। इसीलिए वह तुरंत मुड़ी और आसपास झांक कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आया। आसपास किसी को ना देखकर वह मुड़ी और वहाँ से जाने को तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम उठाए उस छोटी लड़की के रोने की आवाज़ तेज हो गई। जैस्मिन एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना अगला कदम उठाया रोती हुई वह आवाज़ अचानक बोल पड़ी, एक पल के लिए रुको। इस आवाज़ को सुनते ही जैस्मिन के कदम रुक गए। उसने फिर अपने आसपास छानबीन की, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने ये तय कर लिया कि शायद उसने अभी अभी जो आवाज़ सुनी है वह भ्रम के सिवा और कुछ नहीं, तो उसने दोबारा अपने कदम उठा लिए। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए दोबारा उसे वही आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार उस आवाज़ ने उसे ही निर्देशित करते हुए पुकारा। इस बार आवाज़ को सुनते ही उसके कदम अपने आप रुक गए। वह कभी भी भूतों में विश्वास नहीं करती थी। वो 21वीं सदी की होने के कारण उसने कभी भी भूत और प्रेतों में विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे बहुत अजीब लग रहा था। भले ही उसे सुनाई दे रही आवाज़ किसी की भी हो, लेकिन फिर भी जैस्मिन डरी नहीं, बल्कि उसने उस आवाज़ को निर्देशित करते हुए बिना किसी डर के सवाल किया, तुम कौन हो और तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रही हूँ? तुम्हें जो कुछ भी कहना है बस कहो। मैं ठीक तुम्हारे पीछे तालाब के किनारे हूँ। तुम पलट के मुझे देख सकती हो। अभी तुम्हारे मन में जो भी सवाल है, जैसे कि तुम इस हालत में क्यों हो और कहाँ हो, इन सब का जवाब मैं तुम्हें दे सकती हूँ। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जब उस आवाज़ ने उसके साथ हो रही अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में उसकी उलझन सुझाने की बात कही तो जैस्मिन की आंखों में चमक आ गई। जैस्मिन कुछ और सोच समझ पाती इससे पहले ही उस आवाज़ ने दोबारा बात की, मैं तुम्हें सिर्फ मुख्य बिंदु बताऊंगी। तुम यहाँ पर कैसे आए हो इसका कारण मुझे भी नहीं पता,
लेकिन अभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यह मैं तुम्हें बता सकती हूँ। हालांकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं जो कुछ भी कहती हूँ मुझे वह जल्दी से कहने दो। उस लड़की ने अपनी सिसकियों को दबाते हुए उसे जवाब दिया। उस आवाज़ को सुनकर जैस्मिन उस लड़की की उम्र का पता लगा सकती थी। उसके हिसाब से उस आवाज़ की मालिक लगभग 15 या 16 साल की कोई लड़की होगी, इतना तो उसे अंदाजा हो ही रहा था। जैस्मिन उस लड़की की आवाज़ सुनकर तुरंत पलट गई। उसने तालाब के किनारे एक छोटी लड़की की धुंधली छवि देखी। उस छोटी लड़की की छवि बिल्कुल अभी पानी में देखे गए उसके अपने प्रतिबिंब की तरह नजर आ रहा था। इसीलिए वह हैरान होकर उस धुंधली छवि को देखने लगी। उसकी हैरानी भरी अभिव्यक्ति देखकर लड़की ने बोलना शुरू किया, तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा इस वक्त मेरे शरीर में है और मेरी कमजोर आत्मा अभी इस दुनिया को अलविदा कहकर जाने वाली है। मुझे नहीं पता कि यह सब क्यों और कैसे हुआ, लेकिन मुझ में अब इस जीवन के लिए लड़ने की शक्ति नहीं बची है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मानो मेरा समय पूरा हो चुका है। लेकिन मेरे शरीर को संभालने की कीमत के रूप में तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। बोलो, क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो? मैं बदले में तुमसे कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं मांगने वाली हूँ, इस बारे में तुम बेफिक्र रह सकती हो। तो क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो? जैस्मिन सबसे पहले तो उसकी कही हुई बातों को पचाने में थोड़ी असमर्थ थी। उस छोटी लड़की के शरीर में 21वीं सदी की उसकी आत्मा इस वक्त रह रही थी। ये बिल्कुल भी काल्पनिक और एक सपने की तरह लग रहा था। लेकिन जैस्मिन ने खुद को पिंच किया तो उससे दर्द महसूस हुआ। इसलिए उसके पास यह मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था कि वह किसी और के शरीर में किसी और दुनिया में आकर पुनर्जन्म ले चुकी थी। उस छोटी लड़की ने जब जैस्मिन की उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी तो उसे लगा कि शायद वह उससे किसी भी तरह का वादा करने से डर रही होगी। इसलिए उसने जैस्मिन को आश्वस्त करते हुए आगे बात की, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत कुछ नहीं करना है, बस मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझसे जो लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वह लोग सही सलामत और खुशी से जिंदगी जिए। तुम्हें मेरी माँ और मेरे भाइयों की देखभाल करनी होगी। मेरे पिता और उनके शैतानी परिवार से मेरा बदला लेना होगा। बोलते वक्त उस लड़की ने जैस्मीन के चेहरे के भाव देखने की कोशिश की, लेकिन जैस्मीन के चेहरे पर उसे कोई बदलाव नजर नहीं आया, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस वक्त उसकी बातें सुनकर जैस्मिन के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन उसके मन में कितनी भी उथल पुथल हो, सतह पर वह बहुत शांत नजर आ रही थी। उस लड़की ने जैस्मिन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं देखा, लेकिन उसने आगे उससे बात करना जारी रखा। उसने जैस्मिन से कहा, भले ही तुम मेरा बदला ना लो, लेकिन तुम्हें मेरी माँ और मेरे भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यह मेरे शरीर को संभालने के लिए तुम्हारी कीमत होगी। जहाँ तक रही बात बदले की, तो समय आने पर तुम खुद समझ जाओगी। अब तुम्हारे पास मेरा शरीर है, इसीलिए तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा। वहाँ बहुत बुरे लोग हैं, उनकी वजह से मुझे मौत के लिए कई बार मजबूर किया गया है, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी थी। लेकिन इस बार मैं सच में कमज़ोर पड़ गई हूँ, इसीलिए अब मेरे शरीर के साथ साथ मेरी अपने परिवार के लिए मेरी सारी जिम्मेदारियाँ भी तुम्हारी है। अब से तुम मैं हो, अब से तुम यामिनी हो। उद्धरण चिन्ह। जैस्मिन ने अपने सामने खड़ी लड़की की धुंधली छवि देखी। इस वक्त उसे लड़की के आंखों में उसने घृणा और आक्रोश देखा। जैस्मिन ने जब उसने श्री से आंखों में आक्रोश और घृणा देखा तो उसे थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। गणेश, उसने उसके शरीर को संभाला नहीं होता तो शायद वह इस वक्त आराम से जी सकती थी। उस लड़की ने जब जैस्मिन के चेहरे पर अपराध बोध के भाव देखे तो उसने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज तुमने मेरे शरीर को ना भी संभालना होता तो भी मैं आज इन लोगों से बच नहीं पाती। मेरी मृत्यु आज यहाँ पर तय थी, इसीलिए जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है आज जो कुछ भी हुआ वह अच्छा हुआ। तुम मुझसे ज़्यादा तख्त करो, शायद तुम मुझसे बेहतर मेरे परिवार की रक्षा कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की के बोलते हुए उसकी छवि धीरे धीरे गायब होने लगी। आखिरी वक्त उसने अपने होठों पर एक कोमल मुस्कान के साथ जैस्मिन को देखा और आखिरी बार उसे अलविदा कहा। धीरे धीरे करके उसकी छवि पूरी तरह गायब हो गई, लेकिन जैस्मिन को ऐसा लगा मानो उस छोटी लड़की के आंखों में जो क्रोध, घृणा और आक्रोश उसने महसूस किया वह मानो उसने अपने दिल की गहराइयों से वह सब कुछ सहा हो। उसे यह भावना बहुत अजीब लगी। वो इस समय उस लड़की से पूछना चाहती थी कि वह आखिर है कौन। उसने उससे कहा था कि आज से वह यामिनी है, लेकिन यामिनी कौन थी इसके बारे में उसने उसे कोई जानकारी नहीं दी। और सबसे अजीब बात, यह सब आत्मा
शरीर, ये सब क्या चल रहा था? उसने अभी अभी जो कुछ भी सुना और देखा उसे वह सब कुछ काल्पनिक सपने की तरह लग रहा था। लेकिन इससे पहले वह अपने सवालों को पूछ पाती, उसके सामने की छवि पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह छोटी लड़की, या यूं कहें कि यामिनी की आत्मा पहले ही जा चुकी थी। जैस्मिन पूरी तरह असमंजस में थी। उसे नहीं पता था कि क्या सोचना है और इसके आगे क्या करना है। भले ही उस लड़की ने कहा था कि उसने उस छोटी लड़की की शरीर को ले लिया है, लेकिन फिर भी वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन वर्तमान में जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ उसके आंखों के सामने था। वह चाह कर भी इस तथ्य को इस वक्त झुठला नहीं सकती थी कि वह किसी और जगह और किसी अनजान लड़की के शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी थी। उसे अभी भी उसे खुद की पहचान पता नहीं थी। उसने अपने आप को एक बार फिर देखा। उसकी दुबली पतली आकृति को देखकर उसे लग रहा था कि मानो उसके साथ सच में दुर्व्यवहार किया गया हो। इस वक्त उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसने जमीन पर पड़े हुए उन 4 गुंडों को देखा। उनमें से सबसे दुबले पतले इंसान की और वह बड़ी और उसके शरीर पर से उसका बाहरी लंबा चोगा उतारकर पहन लिया। उनके कपड़ों से देखकर उसे इतना तो यकीन हो गया था कि यह जगह इस वक्त किसी पुराने जमाने के राजवंश की तरह नजर आ रही थी। उसने खुद को ठंड से बचाने के लिए लंबा चोगा खुद पर लपेट लिया और आगे बढ़ गई। उसे जो कुछ भी अभी इस वक्त उसके साथ हो रहा था, ये सब कुछ पचाने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। इसीलिए कुछ सोच समझकर वह एक बड़ा पेड़ देखकर उस पर चढ़ गई, ताकि वह शांति से कुछ आराम कर सके और अपने मौजूदा हालात के बारे में ठीक से सोच सके। पेड़ पर चढ़ने के बाद वह पेड़ के सबसे ऊपरी लंबे मजबूत डाली पर उसने अपने पैर फैलाए और बड़ी शाखा पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई। शांति से अपनी सांस पकड़ते हुए उसने एक बार फिर अपने छोटे से शरीर का निरीक्षण किया। उफ, सच में मुझे अपने इस रूप को देखकर विश्वास नहीं होता। इतने छोटे दुबले पतले हाथ पैर और इतना कमजोर शरीर। उसने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, उफ, सच में मुझे अपने इस रूप को देखकर विश्वास नहीं होता। इतने छोटे दुबले पतले हाथ पैर और इतना कमजोर शरीर। उसने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा। तभी उसकी नज़र अपने बाएं हाथ पर पड़ी। उसने अपने बाएं हाथ को ध्यान से देखा। बाएं हाथ की कलाई पर कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। शायद इससे पहले हाथापाई में उसके हाथों को उन 4 बदमाशों में से एक किसी से लड़ते वक्त खरोंच आ गई हो। उसने अपने दाहिने हाथ से हाथ की कलाई पर उबर खून के धब्बों को पोंछा। तभी उसकी नज़र अपने बाएं हाथ पर पड़ी। उसने अपने बाएं हाथ को ध्यान से देखा। बाएं हाथ की कलाई पर कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। शायद इससे पहले हाथापाई में उसके हाथों को उन 4 बदमाशों में से एक किसी से लड़ते वक्त खरोंच आ गई हो। उसने अपने दाहिने हाथ से हाथ की कलाई पर उबर खून के धब्बों को पोंछा। जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ से खून के धब्बों को पोंछा, उसके हाथ ने अपने शरीर पर लगे खून से संपर्क किया तो उसके सामने अचानक से बहुत सारी छवियां तैर गई। सारी छवियों में उसने उसी लड़की को देखा जिसका शरीर उसने संभाला था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की तरह उस लड़की की जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ से खून के धब्बों को पोंछा, उसके हाथ ने अपने शरीर पर लगे खून से संपर्क किया तो उसके सामने अचानक से बहुत सारी छवियां तैर गई। सारी छवियों में उसने उसी लड़की को देखा जिसका शरीर उसने संभाला था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की तरह उस लड़की की जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। अचानक से उसके सामने चलती छवियों को देखकर उसके सर में दर्द होने लगा। उसकी भौहें अचानक से सिमट गई। फिर भी उसके दिमाग में चलती हुई छवियों को वह एक एक करके समझने की कोशिश करने लगी। अचानक से उसके सामने चलती छवियों को देखकर उसके सर में दर्द होने लगा। उसकी भौहें अचानक से सिमट गई। फिर भी उसके दिमाग में चलती हुई छवियों को वह एक एक करके समझने की कोशिश करने लगी। उन छवियों में देखने के बाद उसे पता चला कि उस लड़की का नाम यामिनी था। यामिनी राव परिवार की चौथी बेटी थी। जयंत राव उसके पिता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे अपनी बेटी की तरह नहीं पाला। वो उसके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर तरीके से व्यवहार करते थे। उसकी तीसरी बहन अनिका राव हमेशा उसके खिलाफ साजिश रची थी। उसे 8 साल की उम्र में उसे बुखार हुआ था। उसे समय पर इलाज न मिलने की वजह से वह थोड़ी मूर्ख हो गई थी। यामिनी दिखने में बचपन से ही सुंदर थी, लेकिन बुखार के बाद जब वह मूर्ख हुई तो उसकी बड़ी बहन अनिका राव ने उसे बताया कि अगर वह अपने चेहरे पर काला रंग नहीं लपेटती, अगर वह अपनी सुंदरता नहीं छुपाती तो वह बहुत जल्द मर जाएगी। जैसे उसकी मूर्ख बहन ने अपनी बड़ी बहन की बातें सुनी, वह डर गई और उसने डर से अपने चेहरे पर काली मल ली ताकि वह काली और बदसूरत दिखाई दे।
तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।